Dear student, chapter number 1, exercise review 1, class 8, mathematics, page number 12, Punjab textbook board. Encircle the correct one. एक आंसर को ठीक कर दीजिए, कौन सा इसमें ठीक है, बाकी 3 गलत हैं। मैथमेटिक्स की ऑब्जेक्टिव करते वक्त सबसे पहली आपकी कमांड ये होनी चाहिए कि जो एक ठीक है वो किस बुनियाद पर ठीक है और बकिया 3 में क्या क्या गलतियां हैं। जब आप इस तरह से कमांड ABCD के हवाले से जान जाएंगे, इंशाल्लाह आप कभी भी मैथमेटिक्स की मरूज़ी में कमज़ोर नहीं होंगे। जी, सबसे पहले देखें, हम सेंटेंस पढ़ते हैं। पेज नंबर 12 सेंटेंस पे क्या लिखता है? इफ़ A इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट A, स्मॉल a बड़े सेट A का मेंबर नहीं है, देन सिम्बॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाई। फिर इसको इलामती तौर पर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इन सब का मतलब देखिए ज़रा। A मेंबर है कैपिटल A का, A डिवाइड्स A, यानी कि A जो है वो A को डिवाइड करता है। A डज नॉट बिलोंग टू A, ये A छोटा A जो है बड़े का मेंबर नहीं है। और A इंटरसेक्शन A, छोटा A और बड़े A का आपस में इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, सवाल में कहा गया A डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल A, यानी कि छोटा A जो है वो बड़े A से बिलोंग नहीं करता, छोटा A जो है वो बड़े A का मेंबर नहीं है। तो लिहाजा उसका जो आंसर आपको नज़र आ रहा है वो C में, क्योंकि बाकी सब के मतलब जो हमने निकाले हैं वो कुछ और है, वो ये मतलब नहीं बनता जो कि स्टेटमेंट में लिखा गया। सेकंड वन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। अब आपने एक गलती तलाश करनी है इन चारों में से कि इन A, B, C, D में से कहाँ कहाँ पर क्या गलती है, और उस गलती को नोट करके आपने बताना कि ये सेट इस वजह से नहीं है। 1, 2, 3 इसमें कोई गलती नहीं है, सेट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। A, B, C ये भी सेट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 2, 3, 4 ये भी सेट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन D ऑप्शन में जाके देखिए, आपको नज़र आ रहा है 2 एलिमेंट रिपीट हो गया है। तो जब एक एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो सेट की डेफिनेशन के ख़िलाफ़ चला जाता है। कैसे? सेट की डेफिनेशन क्या थी? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। लिहाजा जब डिस्टिंक्ट का लफ्ज़ हमने वहाँ इस्तेमाल किया डेफिनेशन में, तो हर मेंबर दूसरे मेंबर से क्या होना चाहिए? मुख्तलिफ होना चाहिए। इस वजह से 2 रिपीट हो रहा है। ये वो सेट है जो कि नॉट अ सेट, यानी कि इसको हम सेट नहीं कह सकते। अलबत्ता A, B और C ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, ये सेट हैं। इसके बाद सेंटेंस नंबर 3, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 0 इज़, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक सेट 0 है, आप बताइए इसके सबसेट कितने बनेंगे। आपको एक फार्मूला बताया गया था 2 रेज़ टू पावर n। अब 2 इसके अंदर ये 0 भी मेंबर में काउंट होगा, आइटम में काउंट होगा, लेकिन बेशक वो 0 है लेकिन मेंबर के एतबार से वो 1 है। तो 2 की पावर 1 जो है वो 2। इसका मतलब है कि इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो 2 बनेंगे। ये वाला आंसर ठीक, बाकी आपके गलत हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने चेक भी कर लिया, और वाज़े रहे इन 2 में से एक इसका प्रॉपर सबसेट और दूसरा इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसके बाद सेंटेंस नंबर 4, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट X इज़ कॉल्ड, यानी कि एक सेट X है हमारे पास, उस X के अंदर जितने भी मेंबर हों वो एक अलग बात है, लेकिन उसने ये कहा कि इसके तमाम के तमाम सब सेटों का एक सेट बना दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसके तमाम सबसेट जो हम बनाएंगे, फ़र्ज़ करें ये ABC है और इसके तमाम सबसेट हम बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर अगेन एक करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है ये पूरे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं किसके? पावर सेट के। किसके किए गए हैं? पावर सेट के। ना ये सबसेट हो सकता, ना ये यूनिवर्सल और ना ही सुपर, बल्कि इसका आंसर क्या है? पावर सेट, क्योंकि पावर सेट के अंदर जो है वो तमाम सबसेट शामिल होते हैं। इसके बाद सेंटेंस नंबर 5 क्या कहता है? सेंटेंस नंबर 5 में कहता है फॉर 3 सेट्स A, B एंड C, 3 सेट्स A, B एंड C, A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? A यूनियन B यूनियन C। अब A यूनियन B यहाँ पर
ए यूनियन बी में पहले आपका ए यूनियन बी के गिर्द ब्रैकेट है यहाँ, और इसके बारे में बताना है कि किसके बराबर होगा। अब आप देखें, पहले इसको ज़हन में ले आएँ। ये आपका बनता है एसोसिएटिव लॉ। क्यों एसोसिएटिव लॉ बनता है? क्योंकि 3 सेट हैं और ऑपरेशन सेम है। सेम ऑपरेशन 3 सेटों में सिर्फ एसोसिएटिव ही होता है, लिहाजा एसोसिएटिव लॉ हो गया। उसके बाद अगर इस जगह पर इस हिस्से में, चाहे लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो, इस हिस्से में अगर पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट है तो इसी तरह का एक और आपने ऑपरेशन तलाश करने हैं यहाँ पर, जिसके अंदर क्या हो कि ए बी सी उसी तरह 3 हो, लेकिन अहम बात क्या है कि ये ए यू बी जो पहले 2 सेटों के गिर्द ब्रैकेट है, फिर पहला ए यू ये सेपरेट होना चाहिए और बी यूनियन सी जो है वो आपका रिज़ल्ट होना चाहिए, उसके आगे ब्रैकेट में होना चाहिए। तो लिहाजा पहले वाले में तो पहली बात इंटरसेक्शन आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी इंटरसेक्शन आ रहा है, गलत हो गया ये भी, और इसी तरह ये भी इंटरसेक्शन आ रहा है, ये भी गलत हो गया। जब ये तीनों गलत हो गए तो कंफर्म बात है इसका सी जो है वो आपका राइट है। इस तरह से ये 5 MCQs आपके मुकम्मल हुए। आगे हम 6, 7, 8, 9, 10 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6, पेज नंबर 12, A-B कॉम्प्लीमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट मारूजी है, ज़रा एहतियात से देखें। इसे समझने के लिए आप एक काम करें कि आप जो वेन डायग्राम में कॉन्सेप्ट लेते हैं उसे ज़रा देख लें। ये आपका U, और इस U के अंदर कितने सेट हैं? एक A है और एक B है, और दोनों को मिलाएंगे तो U बनेगा। अब सवाल, सर जी कैसे पता लगता है कि इसमें 2 ही सेट हैं? क्योंकि उसने स्टेटमेंट में लिख दिया है फॉर एनी 2 सेट A एंड B, फॉर एनी 2 सेट A एंड B। इसका मतलब इसमें 2 सेटों के अलावा और नहीं है। अब सवाल, सर यूनिवर्सल कहाँ से आया? यूनिवर्सल की तो अपनी ही तारीफ़ ये है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो मज़कूरा सेटों का क्या होता है? यूनियन होता है। जैसे A और B हैं, या C होता तो उसका भी यूनियन मिला के बदल देते। तो यूनियन का मतलब इसमें A भी शामिल है, B भी, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है ये U की है, बल्कि आप इसे बाहर भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये U की है पूरी रेक्टेंगल, और अगर ये पूरी रेक्टेंगल U की है, इसमें A भी शामिल है, B भी। अब ज़रा एहतियात से देखिए, जब आप बोलते हैं B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो है वो हमारे पास क्या बनता है? ये जो हिस्सा है हमारा B कॉम्प्लीमेंट है, और जब हम A कॉम्प्लीमेंट कहेंगे तो ये हिस्सा हमारा A कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल ये, सर ये कैसे, ये B कॉम्प्लीमेंट और ये A कॉम्प्लीमेंट? देखिए हमारे पास पूरी रेक्टेंगल के अंदर 2 ही सेट हैं, A एंड B। जब आप इस B पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस यूनिवर्सल में से B निकाल दें। जब आप यूनिवर्सल में से B निकालेंगे तो टोटल एरिया आपके पास कौन सा आ जाएगा? A वाला। और जब आप इस यूनिवर्सल में से A निकालेंगे तो आपके पास टोटल एरिया कौन सा आ जाएगा? B वाला, क्योंकि हमारे पास ये 2 ही तो इस रेक्टेंगल में एरिया बनते हैं। तो अब आप यहाँ देखें, A-B कॉम्प्लीमेंट, A-B कॉम्प्लीमेंट। अब A-B कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ A तो मुकम्मल आएगा, A के तो सारे एलिमेंट आएंगे, और B कॉम्प्लीमेंट ये एक अलग चीज़ है, हालांकि वो A है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये जो A इंटरसेक्शन B है इसको भी ज़हन में रखें। जब हम A इंटरसेक्शन B करते हैं तो ये कंफर्म बात होती है कि पहला सेट तो मुकम्मल आएगा। पहला सेट तो क्या आएगा? मुकम्मल। क्यों उसमें मुकम्मल हम डालते हैं? क्योंकि A के तमाम मेंबर चेक करते रहते हैं ये A2 में है कि नहीं, फिर आगे इस तरीके से वो। तो जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं A-B कॉम्प्लीमेंट, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो ये जो रिज़ल्ट देता है वही रिज़ल्ट आपको A-B कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ पे हमने मेंबर्स नहीं शो करने, यहाँ पे सिर्फ वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पर वाजे किया है। लिहाजा इसका ये भी गलत, ये सेकंड वाला भी और डी वाला भी, सिर्फ इसका सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसमें भी वही मफहूम है जो कि A-B कॉम्प्लीमेंट में है। 7 के अंदर अगर आ जाएं, वहाँ पे डिजिटल के लिहाज से लिखा हुआ है यूनिवर्सल जो है वो 1 से लेकर 10 तक, नेचुरल गैप नहीं है। ए के अंदर इवन नंबर्स 1, 3 का गैप, और बी के अंदर 1, 3, 5, 7, 9, और इसमें इवन नहीं है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट है, ये ज़रा ज़हन नशीन कर लें, ये इवन का है और ये ऑड नंबर्स का सेट है। अब आपने करना है A-B कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये A, ये माइनस, ये B, ये A का सेट लिखा आपने, ये आपका B का हो गया, दरमियान में अपने माइनस यूज़ की, रिज़ल्ट क्या होगा? जाहिर है
ए जो सेट आपको नज़र आ रहा है वो तो इवन का है, इवन में से कोई एलिमेंट भी नहीं कटेगा क्योंकि वैसा जैसे इवन के अंदर जो नंबर हैं वो ऑड में नहीं हो सकते, लिहाजा ऑड वैसे खाली हो जाएगा, लेकिन ये वैसे का वैसे पूरा रिजल्ट आ जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। एक मेंबर भी इसमें से नहीं कट सकता क्योंकि ये वाले मेम्बरान सेकंड में नहीं है। माइनस का यही मतलब होता है। जब आप इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा u माइनस ए माइनस बी, क्योंकि जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसे कैपिटल U यानी कि यूनिवर्सल में से हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें से जब इसे माइनस करेंगे, ये नेचुरल है, इसमें से इवन निकाल दोगे तो बाकी बचेगा ऑड, क्योंकि ऑड और इवन का जो कम्बिनेशन या यूनियन होता है वही हमारे पास क्या आता है, नेचुरल आता है। तो जब ये आ गया, इस चीज़ को देखें ये कहाँ पर मौजूद है, ये 1 3 5 7, ये 1 3 5 7 9, ये हमारा बी में मौजूद है। तो लिहाजा इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बी, बाकी ये रिज़ल्ट और ये तीनों रिज़ल्ट इसके गलत होंगे। तो ये इस तरह से हमारी 7 ऑब्जेक्टिव पूरी हुई। अब हमारी जस्ट 2 ऑब्जेक्टिव बाकी हैं। अब लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स, 8 नंबर कहता है फॉर एनी सेट ए, पावर सेट जो है वो आपका बनता है पावर सेट ऑफ ए, खाली सेट ए का, बी सेट एंड ए बी। पहली बात तो ये है कि पावर सेट में जो लास्ट वन में लिखा हुआ होता है, याद रखिए वो इम्प्रॉपर भी होता है और इम्प्रॉपर के साथ साथ वही सेट होता है जो कि ओरिजिनल सेट कहलाता है। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, पावर सेट जब आप लिखते हैं आखिरी सेट से पहले जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, प्रॉपर, और जो आखिरी होता है वो इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर की अपनी तारीफ क्या है, इम्प्रॉपर खुद ओरिजिनल सेट के बराबर होता है। अब सवाल उसने क्या किया था, अगर किसी सेट का पावर सेट ये है तो आप ये बताइए वो ओरिजिनल सेट क्या होगा। जो लास्ट वन में इम्प्रॉपर लिखा जाता है वही ओरिजिनल सेट होता है, लिहाजा ये इसका टिक लगा दें। और बाकी आपके तीनों के तीनों जो है इसमें गलत है, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं, और प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो ओरिजिनल सेट के बराबर नहीं होते। नेक्स्ट 9, इफ फाई इज एन एम्प्टी सेट देन फाई कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, याद रखें, इसको छोटी सी फिगर से समझ लें। ये यूनिवर्सल है, इसके अंदर एक तरफ आप ए यूज़ कर लें और एक तरफ फर्ज कर लें कि बी। याद रखिए जब आप इस पर पहला कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं तो ये इस जगह से यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और जब इस कॉम्प्लीमेंट पर दोबारा कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो ये वापस कहाँ आ जाएगा, अपने एरिया में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा जी, अपने एरिया में आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, पहले कॉम्प्लीमेंट से ये अपने एरिया से निकल के दूसरे में पहुंचा, क्योंकि सेट तो 2 ही होते हैं या खाने उसमें 2 ही हैं, और जब ये इस कॉम्प्लीमेंट पर दोबारा कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया तो यूँ समझ लें कि ये वापस उसी जगह पर आ गया। बच्चों को समझाने के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट, ये पावर नहीं है जो डबल ट्रिपल हो जाएगी, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट कैंसिल टू ईच अदर, और जो आपका फाई है यानी कि जो उसके अंदर सेट मौजूद है वो आपका रिज़ल्ट होगा। तो लिहाजा ये सी आपका ठीक है, ए बी और डी गलत है। इस तरह से आप अगर मारूजी को तैयार करेंगे ऑब्जेक्टिव को कि कौन से वाला ठीक है और किस कैलकुलेशन के मुताबिक ठीक है और बाकी गलत क्यों हैं, तो इंशाल्लाह आप मैथमेटिक्स की मारूजी को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, क्लास 8। वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द सेट। ये पहले लेक्चर में भी आपको इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में ये मिलेगा, वहाँ पे बड़ी वजाहत की थी। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। मुख्तसर वर्ड में आपने लिखना होता है, टू द पॉइंट। और इसके साथ ही ये 2 एग्जांपल दी हमने कि ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी इज़ इक्वल टू पेन पेंसिल बुक। क्योंकि देखें यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, नंबर्स भी आते हैं, सब्सटेंसेस आई मीन्स ऑब्जेक्ट्स भी इसमें शामिल हैं, और अल्फ़ाबेट्स, ये सब कुछ उसमें शामिल होता है, और एट्सेट्रा मीन्स कि इसके अलावा और भी इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस, सेकंड पार्ट।
तो इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ये ज़ीरो के अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। अलबत्ता आप इसे थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि होल नंबर जो है वो यूनियन है किन किन चीज़ों का। होल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर कैसे पता लगा? देखिए जी, होल नंबर में दो ही तरह के हैं, एक तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो आपने लिख दी, और साथ में आगे 1 2 3 ये कौन सा इंटीजर कहलाते हैं? पॉजिटिव। तो लिहाजा होल नंबर इज़ द यूनियन, यानी कि इन दोनों को मिला दें, पॉजिटिव इंटीजर को और यूनियन को, तो आपका होल नंबर। और नेचुरल नंबर की जहाँ तक बात है, नेचुरल नंबर के बारे में सिर्फ इतना लिख दें कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो जो जी इंटीजर का सेट होता है उसमें से पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर इज़ the positive integer only, is positive integer natural number is the positive integer only, whereas whole number is the union of ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है ज़ीरो का, इसमें ज़ीरो एक्स्ट्रा होती है। पावर सेट अभी हमने तारीफ भी की कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए, किसी एक सेट ए के तमाम पॉसिबल जो सबसेट होंगे उनका अगेन जब आप एक सेट बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पावर सेट। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय पी मीन पावर और ब्रैकेट डाल के ए लिख दें पी ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए, इसे पावर सेट ऑफ ए से हम डिनोट करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, तमाम जो पॉसिबल सबसेट हैं उनके गिर्द भी करली ब्रैकेट आएगी, और अगेन शुरू में और आखिर में आपको एक करली ब्रैकेट और एक्स्ट्रा इस्तेमाल करनी है, तब ये पावर सेट में कन्वर्ट होगा। डी मॉर्गन्स लॉज को डिफ़ाइन कीजिए। तो डी मॉर्गन लॉज जो है वो आपको पहले भी सिखाया, रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए, ए यूनियन बी, इसी तरह से यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। गौर से देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ए बी, आपको याद होगा कम्यूटेटिव के अंदर जगह बदलते हैं, ए की जगह पे बी और बी की जगह पे, और यहाँ पे ऑपरेशन बदलते हैं। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन। इसी तरह यहाँ पर आ जाएं, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो फिर इस जानिब राइट हैंड की तरफ हम क्या करेंगे? यूनियन लेंगे। और इसके बाद दूसरा फ़र्क क्या था? दूसरा फ़र्क हमारे पास ये था कि इसके ऊपर होल पर आपने कॉम्प्लीमेंट शो करना है और यहाँ पर आप अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे। इसी तरह यहाँ पे सेकंड लॉ में भी होल पे कॉम्प्लीमेंट और यहाँ अलग-अलग इंडिविजुअल पर कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे। इसी वजह से, क्योंकि ये दो लॉज हैं, इन दोनों लॉज को मिलाकर हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। इसलिए आप गौर से देखें, डी मॉर्गन्स के आगे हमने लॉ नहीं लॉज इस्तेमाल किया है, यानी कि दो लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। मुकम्मल डेफिनेशंस आपके सामने लिख दी और इनमें एक दो मेन फ़र्क हैं जो आपको जहन में रखने हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट इज़ डिनोटेड बाई ए सबसेट बी, प्रॉपर सबसेट बी। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है, ए के तमाम मेंबर बी में हों, ए के सबसेट के तमाम मेंबर बी में हों, और कम से कम एक एलिमेंट जो है वो सुपर सेट में यानी कि बड़े सेट में एक्स्ट्रा हो, तो ये आपका होगा प्रॉपर सबसेट। और दूसरी तरफ देखें, अगर ए जो है वो बी का सबसेट भी हो और उसके साथ साथ ए जो है वो बी के बराबर भी आ जाए, सबसेट भी है और बराबर भी आ जाए, तो फिर आपने इसे कहना है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसे डिनोट कैसे करना है?
ये देखें सबसेट का सिंबल भी, साथ में नीचे डैश। इस डैश का मतलब क्या बनता है कि ये ए बी से छोटा भी है लेकिन ए बी के बराबर भी है। ये प्रैक्टिकली देखें तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा फील हो रहा है, लेकिन मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ जो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी कि सर ये दो बराबर भी हैं और आप इसको सबसेट कैसे कह रहे हैं जब ये बराबर हैं। आर्मी में एक सेकंड लेफ्टिनेंट और 2 साल के बाद, इनके 18 साल 19 साल में वो भर्ती हुआ और 2 साल के बाद इनके 21 से 22 साल के अंदर वो कैप्टन बन गया। और जबकि एक एजाज़ी तौर में आर्मी के अंदर जो है एक आदमी जब 25-30 साल सर्विस कर लेता है तो 32-34 साल के बाद उसको जो है एजाज़ी तौर पे कैप्टन बना देते हैं। तो जो एजाज़ी कैप्टन होगा वो सर्विस के लिहाज से भी सीनियर है, वो सर्विस के एतबार के अलावा उम्र के लिहाज से भी सीनियर है और हर लिहाज से वो 22 साल वाले कैप्टन से वो क्या है, सीनियर है। लेकिन गवर्नमेंट के एतबार से हम देखते हैं तो दोनों की रैंकिंग बराबर है, वो भी कैप्टन है और वो भी कैप्टन है। तो ज़रूरी नहीं कि वो जो 22 साल वाला कैप्टन है वो उसे सैल्यूट करे या ना करे, लेकिन अगर वो एहतरामों से सैल्यूट कर देता है तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह आप इनको देखें, अगर इसमें हमने ए को बी का सबसेट कहा है तो आप समझ लें ये बी वाला जो कैप्टन है ये ऐसा कैप्टन है जो 55-60 साल की एज और 25-30 साल इसकी सर्विस हो चुकी है, और जो ए वाला है वो अभी 22-23 साल वाला नौजवान कैप्टन है। ये इसकी आपको बेहतरीन एग्जांपल इंशाल्लाह याद रहेगी कि प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट किस तरह से यानी कि हम दुनिया में साबित कर सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।